भी हम ये सुन रहे हैं। लेकिन फिर भी ये हुकूमत हर महाज पर नाकाम नजर आती है। आलिया हमजा साहब, आपके बहुत शुक्रिया। खिताब कर रहे हैं इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जी, मैं अपने किसानों से सबसे पहले तो ये बात करना चाहता हूं कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान तो खुशहाल हो ही नहीं सकता जब तक हमारा किसान खुशहाल ना हो, और उसकी वजह है पाकिस्तान एक अभी भी ज़रूरी मुल्क है। हमने अगर ऊपर जाना होता है तो हमारी ज़राअत को परफॉर्म करना होता है। इंशाल्लाह आगे इंडस्ट्री को भी हम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जब तक हमारी ज़राअत ठीक नहीं होती, मुल्क की सिक्योरिटी ख़तरे में है, क्योंकि ज़राअत के साथ है फूड सिक्योरिटी, और फूड सिक्योरिटी आज तो पाकिस्तान का तो इशू है, हमारी आबादी जिस रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दुनिया का इशू है आज। अब आप अगर जो भी तज्जिया पढ़ें तो ख़ास तौर पे ये जो यूक्रेन और रूस की जंग है, इसके अंदर अब खौफ है लोगों को कि कहत पड़ेंगे कि जो उस जंग की वजह से जो गंदम मुतासर हुई है, गंदम की एक्सपोर्ट्स मुतासर हुई है, जो उनकी कीमतें बढ़ेंगी, तो खौफ ये है कि कई मुल्कों के अंदर कहत पड़ेंगे। पाकिस्तान वो मुल्क है जो एक तरह बहुत खुशकिस्मत है। हमारे पास अल्लाह ने ऐसी ज़मीन दी है, दरिया दिए हैं, हमारे पास मौसम है मुख्तलिफ। कराची से लेके जब आप ऊपर गिलगित तक जाते हैं या चित्राल तक जाते हैं तो मौसम बदलते हैं। हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि पाकिस्तान एक वो मुल्क बन सकता है जो सिर्फ ज़राअत के ऊपर ही बहुत ज़रा अपनी दौलत में इजाफा कर सकता है। लेकिन इस वक्त थोड़ा सा हम सबको ख़तरा है कि जो आज हालात हैं हमारे किसानों के, अगर ख़ास तवज्जो किसान के हालात के ऊपर ना दी गई तो आगे पाकिस्तान को फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स हैं। हमें डर ये है कि बाहर से अब इंपोर्ट्स जो हम सोच रहे थे कि हमारे ज़माने में हम सोच रहे थे कि 20 लाख टन हमने गंदम इंपोर्ट करनी है रूस से, तो अब जो उस लड़ाई की वजह से इनकी कीमतें भी बढ़ती जाएंगी और दुनिया के अंदर शॉर्टेज का खदशा है। लिहाजा मैं ये आज कहना चाहता हूँ कि हमें जो मौजूदा गवर्नमेंट इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, इनसे मुझे ज़्यादा उम्मीद तो नहीं, लेकिन इस वक्त जो किसान के हालात हैं, जो अभी फिर से शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि एक तो इनपुट्स बढ़ती जा रही हैं, कीमतें बढ़ती जा रही हैं। जब डीजल और पेट्रोल 10 दिनों के अंदर 60 लीटर दोनों उनकी कीमत बढ़ा दी गई, और फिर बिजली भी बढ़ा दी गई। बिजली जिस एकदम 10 यूनिट जो बढ़े हैं, इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा, हर चीज़ महंगी होगी। तो अगर अभी आपकी इनपुट्स महंगी होती जा रही हैं, एक तो आलमी महंगाई है, लेकिन एक इस जो आते साथ ही हुकूमत ने चीज़ें महंगी की हैं, इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा किसान के ऊपर। और मुझे ये खौफ है कि अगर ये इसी तरह अगर इसके ऊपर कोई सोच ना की गई, टारगेटेड सब्सिडीज़ कम से कम ना दी गई, तो मुझे डर ये है कि हमारा आगे जाके फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम होगा। और ये भी जहन में रखना कि दुनिया के अंदर ये इशू बना हुआ है, जिस तरह मैंने पहले कहा, रूस और यूक्रेन की जंग के वजह से इंटरनेशनल अब इशू बना हुआ है फूड सिक्योरिटी का। मैं सिर्फ अपने दौर पे जो बताना चाहता हूँ वो ये कि हम जब आए, हमारी पूरी कोशिश थी कि हमने अपने किसान की पूरी मदद करनी, और मैं शुरू से हमारे मंशूर में ये था कि जब तक पाकिस्तान की ज़राअत उसके ऊपर गवर्नमेंट तवज्जो नहीं देगी तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता।
फिर से मैं कहता हूं कि अभी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन, अभी तो हम ने पूरा इंडस्ट्री पे भी जोर लगाया, लेकिन उसको टाइम लगेगा। उस वक्त तक जो पाकिस्तान अगर खुशहाली आनी है यहाँ, तो वो ज़राअत के ज़रिए आनी है। तो मैं सिर्फ ये कहूँ कि हम जब आए, हमने आते साथ ही फैसला किया और एक प्राइम मिनिस्टर एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम लेके आए। उसके अंदर हमने क्या किया कि पूरी कोशिश की कि किसानों की मदद की जाए। और वो कैसे की? हमने सब्सिडीज दी। सारी दुनिया में किसान को सब्सिडी मिलती है। हमने फैसला किया कि हम सीड के ऊपर सब्सिडी देंगे, कॉटन पे, ऑयल सीड पे, डीएपी के ऊपर हमने फैसला किया, दालों के ऊपर भी हमने सब्सिडी दी। डीएपी पे फैसला किया कि 24 अरब रुपए की सब्सिडी डीएपी को दी जाएगी। फिर पोटैश को लेदा सब्सिडी। फिर जो यूरिया के ऊपर 132 अरब रुपए की सब्सिडी थी हमारी। और आज मैं देख रहा हूं कि यूरिया की कीमत हमारी वजह से दुनिया में 5 गुना कम पे हम यूरिया बेच रहे थे। हमारा तकरीबन 1700-1800 के बीच में था यूरिया की बोरी, आज वो पहुंच गई है 2800 पे। और इसका पूरा असर पड़ेगा सारी हमारी प्रोडक्शन के ऊपर। हमने फिर पेस्टिसाइड्स पे दी सब्सिडी। हमने एनिमल ब्रीडिंग, जानवरों को बेहतर अपनी ये जो गाय भैंस है इनका, इसके ऊपर 24 अरब की सब्सिडी दी। फिर हमने पानी को बचाने के लिए, असल इशू अब पानी का बना हुआ है, 90 अरब हमने वाटर कंजर्वेशन की सब्सिडी दी। उसके ऊपर पैसा खर्च किया, सब्सिडी नहीं दी। और 56 आइटम्स थी जिनके ऊपर हमने, जो फार्म मशीनरी थी, 56 आइटम्स के ऊपर सब्सिडी दी। अच्छा, ये इसकी वजह से हुआ क्या? और ये मुझे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है कि ये जो इस सब्सिडीज़ की वजह से जो किसानों ने फिर जिस तरह मेहनत कशों ने इस मुल्क में रिकॉर्ड प्रोडक्शन दी। कपास 17% कपास के अंदर इम्प्रूवमेंट आई, पिछले 1 साल की बात कर रहा हूँ। चावल 10.7% चावल के अंदर उसकी प्रोडक्शन बढ़ी। गन्ना 9.4% गन्ना बढ़ा। और चीनी की प्रोडक्शन 24% बढ़ी। ऑयल सीड्स 24.7%। दालें 29% दालों के अंदर हमारी प्रोडक्शन बढ़ी। आलू 35% बढ़े। मिर्चें 8.6%, सॉरी 36%। हमारी जो सब्जियां थी 11.5%। हमने जिसमें बड़ा हमें इम्प्रूवमेंट मिली वो थी हमारी मेज़ 19%। अब ये जो प्रोडक्शन है, ये जो पाकिस्तान की तारीख में हमारी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। गंदम की मैं बात कर रहा हूँ, गंदम की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई। इस पिछले साल नहीं हुई, लेकिन इससे पिछले साल, इस साल नहीं हुई, इससे पिछले साल हमारी गंदम की भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी। इस साल हमारी कम हुई है, 10 लाख हमारी गंदम की टन कम हुई। तो मैं जो अपने किसानों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जब भी इलेक्शन होगा, और मैं ये उम्मीद रखता हूँ पाकिस्तान के लिए कि जल्दी हो, क्योंकि जो हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है, इम्पोर्टेड हुकूमत, एक अमरीकनों ने अपनी पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट करने के लिए इस हुकूमत को लेके आए हैं। इसको जो हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया है, जितनी देर ये हुकूमत रहेगी, एक मिनट, लोड शेडिंग, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
शेडिंग, एक मिनट, एक तो बिजली की कीमत ऊपर चली गई है, दूसरी ऊपर से लोड शेडिंग है, और ख़ास तौर पे ये जब से पिछले 2 महीने में जो लोड शेडिंग है ये आपके सामने है। पिछले 3 साल देख लो और आप देखें, ये तो किसानों का मसला है। आप हर तरफ देख लें, 2 महीने में कौन सी ऐसी चीज़ हुई है कि पेट्रोल भी, डीजल भी 60 रुपए, बिजली भी महंगी। सबसे ज़्यादा तो मुझे अब खौफ आ रहा है घी का, कि जो जितनी महंगाई अब इंपोर्टेड घी के अंदर हुई है। तो देखें, मेरा सिर्फ एक चीज़ है कि ये जो हुकूमत लाई गई है ये एक मुल्क की बेहतरी के लिए नहीं लाई गई। ये अवाम की खिदमत, कह रहे थे जी महंगाई बहुत ज़्यादा है, हम महंगाई कम करेंगे, तो महंगाई तो इन्होंने 2 महीने में वो महंगाई की है जो 3.5 साल में नहीं हुई। तो ये जो लोग आए हैं, सुने ज़रा मेरी बात, ये लोग अवाम पाकिस्तानियों के लिए नहीं आए। ये एक उनका एजेंडा, जो लोग इनको लेके आए हैं, जिनके ये गुलाम हैं, एक उनका एजेंडा जिसमें आपके सामने है कि रूस का, हिंदुस्तान 40% कम तेल खरीद रही है रूस से, अमेरिका का अलायंस में है, और पाकिस्तान, ये उनके अमेरिका के गुलाम, इनकी जुर्रत नहीं है कि जो हमने शुरू बात की थी रूस से सस्ता तेल खरीदने के लिए, इनकी जुर्रत नहीं है वो तेल खरीदे। इनका वो फाइनेंस मिनिस्टर कहता है जी रूस हमें आके बताए कि कितना तेल देगा। जरूरत हमें तेल की है सस्ते, और कह रहा है कि रूस हमें आके बताए कि जी तेल देंगे, क्योंकि डर लगा हुआ है अमेरिकनों से कि वो इनको गुलामों को झाड़े ना। तो इसलिए ये आपके लिए नहीं आई, ये आए हैं, एक तो उनका एजेंडा कि जो उनकी अमेरिका चाहेगा वो ये करेंगे, जिसकी अलायंस है हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ। मैं फिर से कहता हूं, वो तेल भी ले रहे हैं, वो हथियार भी रूस से ले रहे हैं, लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। यहां उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। एक मिनट सुनो, 25 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल हिंदुस्तान ने कम किया है। उन्होंने कम किया क्योंकि वहां से 40% कम कीमत पे तेल खरीद रहे हैं, और हमारे यहां 60 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल बढ़ रहा है, लेकिन हमें इजाजत नहीं है उनसे तेल लेने की। ये सिर्फ एक मकसद के लिए आए थे, और वो मकसद पूरा हो रहा है कि इन्होंने मिलके, सारों ने कानून निकाला है कि अब सारे इनके करप्शन के केस माफ होंगे। नैब खत्म, एफआईए के ऊपर अपने लोग, एफआईए के अंदर जो इनके ऊपर केस थे वो मकसूद चपड़ासी वाले, वो भी बेचारा हार्ट अटैक से गया। वो जो डॉक्टर रिजवान तफ्तीश कर रहा था वो भी हार्ट अटैक से गया। एक जो नवीद इन्वेस्टिगेट कर रहे थे एफआईए में, उसको हार्ट अटैक। और एक कोई गुलजार था जो भी वो भी इनके काम कर रहा था वो शुगर मिल में, जिसके बैंक अकाउंट में भी करोड़ों रुपए आया था, उसको भी वो भी गया। अब एफआईए खत्म, सारी इनकी केसेस खत्म। नैब के ऊपर अब शहबाज शरीफ बैठ गया है, बिल्ले को बैठा दिया दूध की हिफाजत करने के लिए। नैब भी अब खत्म, सारे केसेस जरदारी के भी खत्म, जितनों के 10 साल इन्होंने जो दोनों ने मिलकर मुल्क को लूटा था वो सारे केसेस खत्म। और अब इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके, वो जो इलेक्शन कमिश्नर है वो हमें पता है कि हर हफ्ते, हर वीकेंड पे जाता किधर है, हुक्म लेता है वो जाके उसे हमजा से और मरियम से कि वो बैठ के हल्का बंदियां की जा रही हैं कि नून लीग जीते। ये पूरी प्लानिंग इनकी हो रही है, क्योंकि ये साफ और शफाफ इलेक्शन ये कभी जीते ही नहीं है। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के पूरी बाम मिल के इनकी सिर्फ अब एक कोशिश है कि धांधली से इलेक्शन जीते, पुलिस का इस्तेमाल करें, सबके ऊपर एफआईआर्स, हम सबके ऊपर एफआईआर कटवाई हुई है। सारे हमारे, एक मिनट है, जो सारे चक्कर मार रहे हैं, हर दूसरे दिन अदालत में जा रहे हैं अपनी बेलें करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इनका पुराना तरीका है, ये माफिया है, ये आए इसलिए हैं।
صحافیوں کے اوپر ہمارے زمانے میں کہتے تھے جی بڑی جی صحافیوں کے لیے مشکلات ہے. آج صحافیوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جاتی ہیں, کئیوں کے اوپر ایف آئی آرز کاٹ دی ہیں. میڈیا ہاؤسز کو ٹیلی فون کر کے کیا آتا ہے جن کی کوریج نہ کرو. تو یہ جمہوریت نہیں ہے. یہ جو لوگ آئے ہیں یہ ایجنڈا پہ آئے ہیں, اور اس ایجنڈا پہ پاکستانی نہیں فیچر کرتے. انہوں نے اپنی ذات پہلے تو چوری بچانی تھی جو میں نے آپ کو بتایا, اب دھاندلی سے الیکشن جیتنا ہے, مخالفوں کے پاس پولیس کے ذریعے کیسز کروانے ہیں, اور جو حکم وہاں سے آئے گا واشنگٹن سے وہ انہوں نے ماننا ہے. اس کے لیے میں ساری پاکستانی قوم اور اپنے کسانوں کو بھی کہتا ہوں, ان کے خلاف پالیٹکس نہیں کر رہے, جہاد کر رہے ہیں ہم. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے اربوں, ان کے لیڈرز کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہوئے ہیں. یہ اپنے پیسے کے غلام ہیں.